Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 20 Constitutional Law 1000 MCQs. So continue from question number 571. So appropriate writ issued by the court to quash the appointment of पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। देखिए कोई भी पार्टिकुलर पर्सन किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, अगर उसके पास वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की ऑथोरिटी नहीं है उसके पास, इफ़ दे डोंट हैव to hold that particular public office or office, okay, so under that case क्या होता है कि वो एक तरीके से को वारंट टू रिट इशू हो सकता है उसके अगेंस्ट, यानी कि बाय व्हाट ऑथोरिटी। सो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि when we talk about quo warranto, the writ is issued with a view to restraining a person from holding a public office to which he is not entitled। ओके, पार्टिकुलर कोई पोस्ट है उस पर वो इंटाइटल नहीं है और वो उस चीज़ को यानी कि होल्ड कर रहा है उस ऑफिस को, जो कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट रीट इशू हो सकता है को वारंटो। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जब कभी भी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट की बात हो, यानी कि कभी भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में एक केस है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। ओके, सो इसका हो जाएगा रीट पेटिशन कैन बी डायरेक्टली मूव इन द सुप्रीम कोर्ट, moved in the Supreme Court. So come to next one. Under Indian Constitution, which is not a specific ground on which the state can place restriction on freedom of religion। देखिए जब कभी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, अब जैसे कि पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो बात किया गया है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 भी बात करता है, ये पार्टिकुलरली ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बात करता है। ओके, सो यहाँ पे पब्लिक मोरालिटी और सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो यहाँ पे सीधे आर्टिकल 25 अगर पढ़िएगा, वहाँ पे कौन सा विषय वस्तु की बात की गई है, यानी कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस इन दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है जिस पे मतलब स्टेट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, मतलब कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे रिस्ट्रिक्शन कर सकते। अभी इसमें इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर। ओके, पब्लिक ऑर्डर। कम टू नेक्स्ट वन। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, नन ऑफ दीज। सो इसका हो जाएगा ए, राइट टू स्ट्राइक, जो कि है फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बाकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, राइट टू इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी है, एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये भी आता है। सो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू स्ट्राइक। कम टू नेक्स्ट वन। विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, एज भी नो कि 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कहा गया है, और प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में भी बताया गया है आगे उसमें। सो ये हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, याद रखिएगा। सो कम टू नेक्स्ट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज गवर्न बाई। जो रिजर्वेशन है सीट्स जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, वो फेवर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फेवर में है, जो कि गवर्न किया जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 4, 29 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। देखिए जब कभी भी आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जो भी है एटसेट्रा, जो भी है उसमें। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हुए भी यहाँ पे क्लॉज 15 क्लॉज 4 पढ़िएगा और 15 क्लॉज 5 पढ़िएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। लेकिन 15 क्लॉज 5 की अगर बात करें तो वहाँ पे बात किया गया है कि जो चीज़ें 19 क्लॉज 1 में दिया गया है, 19 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में कि आप मतलब कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ये फ्रीडम है आपके पास।
ओके, अब फ्रीडम तो है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए, यानी कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब कुछ स्पेशल प्रोविज़न लाया जाएगा, और ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का। कोई भी बिजनेस में या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे क्या है कि इनके लिए कुछ कोटा रहेगा, ऐसी चीज़ें लाई गई। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता माइनॉरिटी वाले केस में। जो 30 आर्टिकल 30 वाला जो आप आर्टिकल 30 क्लॉज 1 पढ़ोगे तो उसमें एप्लीकेबल ये नहीं होता है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग राइट्स बनाए गए। माइनॉरिटी अपने लिए चाहे तो माइनॉरिटी लैंग्वेज के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, चाहे तो माइनॉरिटी रिलीजन के आधार पे हो, यानी रिलीजन के आधार पे माइनॉरिटी, सो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। माइनॉरिटी, उनके पास पूरा राइट है, समझ गए। उसमें SC ST के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है अनएडेड बाय द स्टेट और अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल, जो भी चीज़ें बताई गई है। सो ये समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट वन। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट्स कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। इनमें से कौन सा जो रीट है जो कि इशू किया जाता है जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के। देखिए, कभी भी जुडिशियल की बात हो या फिर क्वासी जुडिशियल की बात हो, इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रोहिबिशन को देखिए, प्रोहिबिशन और स्टैट्यूटरी, ये दो रीट है ना, ये बात करता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। एज बी नो, लाइक प्रोहिबिशन जो रीट है, दैट रीट इज इशूड बाय हाई कोर्ट और इधरवाइज सुप्रीम कोर्ट, इधरवाइज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू एनी इंफीरियर कोर्ट और क्वासी जुडिशियल बॉडी to prohibiting it from continuing the proceeding in a case where that particular courts don't have any jurisdiction. Okay, कोई भी वो कोर्ट हो सकता है जिसके पास, अगर उस कोर्ट के पास, वह पर्टिकुलर कोर्ट है उसके पास अगर जुरिडिक्शन नहीं है तो वो प्रोहिबिशन रेट इशू किया जा सकता है, कोई भी क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी हो। या फिर स्टैट्यूटरी केस में होता है कि कई बार जुडिक्शन कोर्ट का नहीं होता है और कोर्ट में जजमेंट आ जाता है, यानी वो मैटर सब जुडिस ना होकर, वो मैटर ट्रायल में ना होकर वो उसका जजमेंट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि स्टैट्यूटरी रीट इशू किया जाता है ताकि उसको क्वैश किया जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो कौन सा रीट है जो कि इशू किया जाता है अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी। सो कम टू नेक्स्ट वन। प्रफुल्ला कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स इज अ लीडिंग केस ऑन। प्रफुल्ला कुमार वर्सेस जो बैंक ऑफ कॉमर्स लीडिंग केस था वो किस चीज़ का था? ये डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस का था। किस चीज़ का था? डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस, रेसिडरी पावर, रेपुगेंसी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा बताइए? ये होगा डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस क्या होता है? इट इज़ अ लीगल डॉक्ट्राइन जो कि डिटरमाइन करता है हेड ऑफ द पावर एज ए गिवन एज अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन। लाइक ये एक प्राइमरी जो यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करता है, समझे। अब इसको आप देख लीजिएगा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ पीथ एंड सबस्टेंस हो या फिर रेसिडरी पावर हो, रेपुगेंसी, डॉक्ट्राइन ऑफ रेपुगेंसी हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके देख लीजिएगा इसको। कम टू नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रेन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मतलब फंडामेंटल राइट्स है जो कि रिस्ट्रेन है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से? सो इसका आंसर हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। Fundamental rights of the Indian citizens were enshrined in the original constitution, outlined in an act passed by Parliament in 1952, incorporated in Constitution by the 42nd Amendment Act, none। देखिए, जब कभी फंडामेंटल राइट्स की बात हो, ये इंश्रीन किया गया था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय ही इसको डाला गया था। कम टू नेक्स्ट वन। द रीट ऑफ मैंडमस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ, एज बी नो, मैंडमस के बारे में बताया था मैंने कि लाइक द रीट विच इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट टू द लोअर और अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म
पब्लिक और स्टेटूटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए ये बात करता है। ओके, सो टू परफॉर्म मैंडेटरी ड्यूटी लगाएंगे यहाँ पे। कम टू नेक्स्ट वन, द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एक जजेस को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, मे बी मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? आंसर इज सी। सी आंसर इसका हो जाएगा 582 का। कम टू नेक्स्ट वन, where the court declares provisions of the act is invalid, it does not affect the validity of the act, it remains as doctrine of severability हो जाएगा ये। when court declares, अगर court कोई चीज़ को declares करती है, court declares any act invalid, if court declares any act that is invalid means inconsistent to the constitution of India, कोई भी ऐसा एक्ट हो, so it does not affect the validity of the act, it remains as doctrine of severability। ये चेक करता है। एज बी नोट 13 क्लॉज 1 जो बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब संविधान बनने से पहले जो कानून था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कानून था उसको एक्लिप्स्ड कर दिया गया, क्योंकि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उससे इनकंसिस्टेंस है, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार है उससे मेल नहीं खाता है, तो उस चीज़ को एक्लिप्स छुपा कर रख दिया गया। लेकिन सेवरेबिलिटी की जब कभी बात करते हैं 13 क्लॉज 2 बात करता है, मान लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कोई एक्ट पास कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बिल पास हो रहा है पार्लियामेंट से और एक्ट बन रहा है वो, तो बिल पास होकर एक्ट बन रहा है, कोई भी एक्ट पास हो गया पार्लियामेंट से, तो वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा बाय द वे ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी समझ गए क्या होता है, ये सेपरेट करता है। मान लीजिए कि 4 चीज़ें लिखी हुई है 1 2 3 4, तो उनमें से देखेगा कि कौन सा मतलब पार्ट है, एटलीस्ट जो भी जितने भी एक्सटेंट तक देखेगा कि मान लीजिए चौथा हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इनवैलिड करार कर देगा, कहेगा कि नहीं ये फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी ही चेक करता है, हर एक चीज़ को चेक करता है, पार्ट बाय पार्ट चेक करता है। ओके, सो कम टू नेक्स्ट वन, मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड बाय अ स्टेट्यूटरी ऑर्डर, प्राइवेट बॉडी, नन। देखिए मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अंडर आर्टिकल 32। अब देखिए मैंडमस बात करता है, एक ऐसा रीट है जो कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टेट्यूटरी ड्यूटी के लिए ये बात करता है कि वो उसको मतलब परफॉर्म करे उस ड्यूटी को, जो ड्यूटी उसको दिया गया है। कोई अगर पब्लिक बॉडी है, अथॉरिटी है, अगर वो अपना ड्यूटी नहीं कर रही है तो ये रीट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट, ये तो पता ही है आपको। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 वेयर द फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज बाय, किस चीज़ से फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा, तो यहाँ पे मैंडमस इशू नहीं हो सकता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए स्टिट्यूट। ओके, अगर स्टिट्यूट अगर फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंज करे तो यहाँ पे मैंडमस इशू इस केस में नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आते हैं। द वर्ड ट्रैक्ट इज मेंशन इन आर्टिकल 25 डज नॉट इंक्लूड। देखिए 25 में जो भी चीज़ें इंक्लूड है अभी मैंने बताया था आपको। प्रोपगेशन, देखिए रिलीजियस वर्शिप रिचुअल्स है, प्रोपगेशन नहीं है। ओके, समझ गए, तो इसका हो जाएगा ए। कम टू नेक्स्ट वन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट emanating from right to freedom of speech and expression under article 19 clause 1 subclause a, culture and education under article 29 and 30, life and personal liberty under article 21। ये हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन पता है 21 ए है ना, तो राइट टू एजुकेशन जो है, जो राइट एमिनेट कहाँ से हुआ था, ये मतलब कहाँ से लाया गया था, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही आता है। कम टू नेक्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, right to freedom of religion cannot be restricted on the ground of public order, security of state, health, morality। ये हो जाएगा security of state। come to next one, that no person accused of an offense shall be compelled to a witness against himself। ये किसके अंदर आता है, ये जाहिर सी बात है जैसे कि आपको बताया ही था, ये आ जाएगा आर्टिकल 20 में ही ये कहा गया है ना, आर्टिकल 20 के अंदर ही आता है ये। सो ये हो जाएगा फंडामेंटल राइट। मैं एक और याद दिलवा दे रहा हूँ, 20 क्लॉज 1 बात करता है एक्सपोस्ट फैक्टो, 20 क्लॉज 1 बात करता है एक्सपोर्ट फैक्टो, 20 क्लॉज 2 बात करता है डबल जियोपार्डी
एंड 20 क्लॉज 3 की अगर बात करें तो वो बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो यही बात करता है, ये बात करता है इसमें 20 क्लॉज 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, कम टू नेक्स्ट। A citizen of India who holds any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the Rashtrapati, यानी president. Okay, come to next one. Equality of opportunity in matters of public employment is mentioned in which of the following articles? देखिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल नन अदर देन आर्टिकल 16. Okay, come to next one. The objective of directive principles of state policy aims at embodiment of the concept of welfare, state legislature and judiciary. इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? The main objective of directive principles of state policies means DPSP is to better the social and economic condition of society. So A is, according to this, A is correct answer, like embodiment of the concept of welfare state, legislature, judiciary. So 591 का A हो जाएगा. Come to next one. Directive principles of state policy are unique feature of the constitution, actual feature of the constitution, not a novel feature of the constitution. It is the actual feature of the constitution. Which one of the following is correct? कौन सही होगा? ये हो जाएगा एक्चुअल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कम टू नेक्स्ट वन. फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखिएगा. कम टू नेक्स्ट वन. रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज, ये तो हो जाएगा आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक व्यक्ति का. ऑनरशिप कंसिस्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, पर्सनल राइट्स, राइट इन रेम. देखिए, ऑनरशिप हमेशा होता है राइट इन रेम. ओके, राइट इन रेम, राइट इन रेम. टॉट में भी आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के बीच में डिफरेंस की, एक राइट इन रेम होता है, एक राइट इन पर्सोना होता है. ओके, तो ऑनरशिप कंसिस्ट होता है राइट इन रेम. Come to next one. The right of the owner are indeterminate. इसका आंसर ए हो जाएगा. Come to next. Right to life emanates from Article 21 and includes right to die. Article 19 and does not include right to die. Article 19 and 20 and does not include right to die. Article 21 and does not include right to die. Which one of the following is correct? बताइए जल्दी. इसका हो जाएगा Article 21. 21 and does not include right to die. Okay, come to next. Fundamental duties of a citizen lie scattered throughout the constitution are part 4A of the constitution. जाहिर सी बात है. आंसर इज बी. ये इस पार्ट में है इसका, और इसमें करीबन ए से लेकर जे या के तक है इसका, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं प्रेजेंटली अभी जो भी है. ये हो गया. Come to next one. The legal power or position of the President of India is the same as a crown in the English Constitution. हाँ, सही होगा. Come to next. A legislation enacted by a state legislature falls in the category of subordinate, supreme, autonomous, delegated. क्या हो जाएगा? A legislation enacted by the state legislature falls in the category of, if any legislation is enacted by the legislature of a state, it will fall in the category of which, like subordinate, supreme, autonomous, delegated. Correct answer is supreme. Okay, so thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.